सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS कक्षा जो 10 है उसमें सामाजिक विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर यानी पाठ नंबर 23 पढ़ेंगे, जो कि आपके सेकंड नंबर बुक में दे रखा है। और इस पाठ का जो है वो हम सारांश के रूप में इस पाठ को पढ़ेंगे, यानी कि इस पाठ का सारांश जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े होते हैं तो उसको शॉर्ट में हम इसको देखेंगे। तो पाठ का नाम है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। तो देखो, इस पाठ में हम देखेंगे कि भारत का जो लोकतंत्र है यानी लोगों द्वारा जो बनाया हुआ तंत्र है, जो शासन है, जो सरकार है, यानी जनता की सरकार जनता द्वारा ही बनाई जाती है और जनता द्वारा ही उसमें शासन करवाया जाता है। तो वो जो सरकार है उसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है, एक सफल लोकतंत्र बनाने में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है और उन चुनौतियों का सामना कैसे करें, और वास्तव में लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र होने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखते हैं चैप्टर को। लोकतंत्र का आशय कि लोकतंत्र हम किसे कहते हैं। तो लोकतंत्र से आशय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार और जनता द्वारा सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। यानी जनता की सरकार हो और जनता के लिए सरकार हो और जनता द्वारा ही सरकार हो, यानी कि सरकार किसकी हो, जनता की हो, और जनता के लिए सरकार बनी है जो जनता की सेवा करेगी, साथ में जनता द्वारा ही वो सरकार बनाई गई है, जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है, तो वो लोकतंत्र सरकार कहलाता है। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक शब्द डेमोक्रेटिया से बना है। तो डेमोक्रेसी शब्द किससे बना है, ग्रीक शब्द डेमोक्रेटिया से बना है, जिसका अर्थ है जनता का शासन। जिसका अर्थ क्या निकलता है, जनता का शासन। सरकार में शक्ति जनता के पास होती है, सरकार की शक्ति जो है वो जनता के पास रहेगी, जिसमें लोग स्वतंत्र आवधिक चुनाव द्वारा प्रतिनिधि चुनने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। जिसमें लोग क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से आवधिक आवधिक अवधि का मतलब होता है कि जो अवधि है या जो समय है, उस समय में जो चुनाव होते हैं, कोई चुनाव 5 सालों में होते हैं, कोई चुनाव 3 साल में होते हैं, कोई चुनाव 6 साल में होते हैं। तो जो पद है उस पद के लिए जो समय अवधि है और उसके बाद दोबारा चुनाव हो गए, उसमें अपने प्रतिनिधि जो है वो व्यक्ति जो है वो जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनती है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। प्रत्यक्ष रूप से जैसे कि वो स्वयं ही वोट देगी, जैसे सरपंच के चुनाव हो रहे हैं, पार्षद के चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें क्या करती है सरकार, जो व्यक्ति है ये जनता है वो स्वयं वोट देते हैं। इसके अलावा मान लो कोई बड़े पद पर चुनाव हो रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री के हैं, राष्ट्रपति के हैं, या फिर मुख्यमंत्री के चुनाव है, उसमें जनता स्वयं वोट ना देकर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जो है वो उनको चुनते हैं। तो उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनको वोट देते हैं, जो कि लोकसभा में और राज्यसभा में उन चुन के जो प्रतिनिधि जाते हैं जनता के, वो उनका चुनाव करते हैं, इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संचालित सरकार का ही रूप है। तो जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि है लोकतंत्र में, जनता द्वारा चुने हुए जो निर्वाचित यानी कि चुने हुए प्रतिनिधि है ना, उनके द्वारा जो संचालित सरकार होती है, उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, वही लोकतंत्र होती है। लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं। किसी भी व्यवस्था को केवल तभी वास्तविक एवं व्यापक लोकतंत्र कहा जा सकता है जब वे लोगों की भागीदारी एवं संतोष के राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक पहलुओं को पूरा करती है। लोकतंत्र की 2 प्रमुख शर्तें निम्न हैं। तो देखो, जब वह लोगों की भागीदारी को पूरा करती है, उसकी संतोष के राजनीतिक आर्थिक सामाजिक पहलुओं को पूरा करती है। ठीक है, लोकतंत्र की 2 प्रमुख शर्तें कौन कौन सी। पहला है राजनीतिक शर्त। तो कुछ राजनीतिक मुद्दे भी होते हैं, राजनीतिक शर्तें होती है, अगर उसको पूरा करती है तो लोकतंत्र कहलाता है। तो राजनीतिक शर्त में क्या आएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के सभी स्तरों के लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार सार्वभौमिक वैध मताधिकार होना चाहिए। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि अगर लोगों का तंत्र है, लोगों द्वारा ही बनाया हुआ तंत्र है, सरकार है, तो उसमें ये होगा कि लोगों को ही अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा। और वो प्रतिनिधि यानी कि वो निर्वाचित जो लोग हैं, प्रतिनिधि जो खड़े होते हैं, उम्मीदवार खड़े होते हैं, उनको कौन चुनता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी कि सभी को, सार्वभौमिक का मतलब है सभी को, जो भी वयस्क हो गए हैं, जो एक वोट देने की निर्धारित उम्र बताई गई है, जैसे कि 18 साल का व्यक्ति जब हो जाता है ना, तो वो वोट देने का अधिकार उसको मिल जाता है। तो वयस्क, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए। तो पहली शर्त तो ये है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी नागरिकों को राजनीतिक सहभागिता के अवसर न केवल नियमित अंतराल के बाद
चुनाव में अपितु राजनीतिक प्रक्रिया के अन्य पक्षों में भी उपलब्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति खड़ा हो गया और वो एक बार चुन गया, एक बार वो चुन के आ गया, एक बार वो जीत के आ गया तो दोबारा वो ही होगा, ऐसा नहीं है। सभी को जो भी उस पद के लिए योग्यता रखता है, उस पद के लिए योग्यता जो भी रखे, उसको उस उम्मीदवार के रूप में उसको खड़ा होने का अधिकार होना चाहिए। एक ऐसी उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही हो। तो कार्यपालिका ने काम करने वाली जो भी सरकार है, विधायिका ने जो नियम कानून बनाती है वो विधायिका कहलाती है। तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाब देने का जवाबदेही हो, यानी कि वो कानूनों का पालन करते हुए सरकार चलाए। विधायिका जनता के प्रति जवाबदेही और विधायिका क्या हो, जनता के प्रति जवाबदेही हो तथा न्यायपालिका स्वतंत्र हो। ये न्यायपालिका के अंतर्गत न्यायालय में सभी को समान न्याय और अधिकार मिले हुए हो। दूसरी शर्त यह है कि सामाजिक और आर्थिक शर्तें। किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना होता है कि सामाजिक हैसियत और विकास के अवसर के समानता, यानी कि लोकतंत्र में व्यवस्था को अच्छा कौन बनाता है कि वहाँ पर उस लोकतंत्र में सामाजिक हैसियत सबके बराबर हो, विकास के अवसर सभी को समान रूप से उपलब्ध हो, सभी को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध हो और जो भलाई है वो लोकतंत्र के मूल्यों और नियमों के अनुसार हो। जो लोकतंत्र में जो नियम बनाए गए हैं, जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं, वो लोगों की भलाई के लिए ही हो। नागरिकों को सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए। लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करता है। भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियाँ। भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म की अनेक विधाएं हैं। स्वतंत्रता के समय भारत आर्थिक रूप से अल्प विकसित देश था। हमारे देश में अनेक क्षेत्रीय समस्याएं, व्यापक गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी और लगभग सभी जन कल्याण साधनों की कमी है। ये चुनौतियां वर्तमान में देश एवं अंतर्राष्ट्रीयता के साथ साथ लोकतंत्र की निर्बाध कार्यशीलता हेतु आवश्यक स्थितियों की कमी के कारण उत्पन्न हुई है। देखो, अभी भी हमारे देश में कुछ विषमताएं हैं, कुछ क्षेत्रीय विषमता है। किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, किसी क्षेत्र में तो बिल्कुल ही संसाधन उपलब्ध नहीं है, रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है, ठीक है, निरक्षरता है वहाँ पर, और साथ में ही वहाँ पर बेरोजगारी है, लगभग सभी जन कल्याण के साधन की भी कमी है, ठीक है। तो ये चुनौतियाँ वर्तमान में देश एवं अंतर्राष्ट्रीयता के साथ साथ लोकतंत्र की निर्बाध रूप से, यानी कि बिना किसी रुकावट से कार्यशीलता हेतु भी आवश्यक स्थितियां जो है उसमें भी कमी के कारण उत्पन्न होती है। अगला है लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां निम्नलिखित है। अब देखो, लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां। पहली है निरक्षरता। जब निरक्षरता होगी तो लोकतंत्र ढंग से नहीं चल पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो लोग अच्छी सोच नहीं रख पाएंगे, अच्छी समझ नहीं रख पाएंगे, ठीक है, सही गलत नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र भी प्रभावित होता है। निरक्षरता। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में लोकतंत्र की सफल कार्यशीलता हेतु लोगों में फैली निरक्षरता गंभीर चिंता की बात थी और वह अब भी एक मुख्य चुनौती बनी हुई है। लेकिन भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औपचारिक साक्षरता का स्तर निराशाजनक था। इसलिए यह आशंका थी कि नागरिक अपनी भूमिका को प्रभावी रूप से अदा नहीं कर पाएंगे और मताधिकार का अर्थपूर्ण ढंग से प्रयोग नहीं कर पाएंगे, जो जनशक्ति की अभिव्यक्ति है। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय बहुत भयंकर वाली स्थिति क्या थी, निरक्षरता थी, और वो चिंता का विषय भी थी, क्योंकि जब निरक्षरता होती है तो वो किसी चुनौतियों का सामना भी वो सरकार नहीं कर पाती है ना। और औपचारिक साक्षरता का स्तर भी निराशाजनक था। यानी कि औपचारिक का मतलब ये होता है कि पढ़े लिखे लोग भी जो थे वो बहुत ही स्तर था भी, अगर वो पढ़े लिखे हैं भी, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, तो उनमें सोच समझ की शक्ति अच्छी नहीं थी, यानी निराशाजनक स्थिति थी। बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, तो वो जनता की जो अभिव्यक्ति है वो खुल के सामने नहीं आ पा रही थी। साक्षरता नागरिकों को न केवल चुनाव में भाग लेने एवं अपने मताधिकार को प्रभावी तरीके से प्रयोग करने हेतु आवश्यक है, बल्कि नागरिकों को देश के विभिन्न मुद्दों, समस्याओं, मांगों एवं हितों के प्रति जागरूक भी बनाती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तभी तो उसको समस्या समझ में आएगी कि अभी समस्या हमारे देश में क्या हो रही है, और जो समस्या उसको दिखेगी तो उसके प्रति वो मुद्दा भी उठाएगा, कुछ मांगे रखेगा, है ना, और वो जागरूक होगा और अपने अधिकार के प्रति जागरूक होगा, है ना। ऐसे किसी को वोट दे के नहीं आ जाएगा, ठीक है, वो अपने वोट का महत्व समझेगा। हाल ही शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया दिया है। हमें आशा है कि इससे बच्चों की सार्वभौमिक शिक्षा में सहायता मिलेगी। अगला है गरीबी। सामान्यतः यह कहा जाता है कि एक भूखे इंसान के लिए वोट से
के अधिकार का कोई मतलब नहीं है। यानी अगर एक कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको वोट से क्या मतलब है, उसको तो पहले अपने भूख मिटानी है, भूख शांत करनी है। तो अगर एक भूखा व्यक्ति है, भूखा इंसान है ना, तो उसको वोट के अधिकार से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो उसको अपने जीवित रहने के लिए उसको भोजन की आवश्यकता है, उसके लिए प्रथम आवश्यकता भोजन है। अतः गरीबी को लोकतंत्र का सबसे बड़ा अभिशाप माना जाता है। ढंग से लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। गरीबी को अगर उसको खाना ही नहीं मिलेगा तो उसको वोट से क्या मतलब, किसी नेता से क्या मतलब, सरकार से क्या मतलब है। उसको तो क्या चाहिए, पहले अपनी आवश्यकता की पूर्ति महत्वपूर्ण उसके लिए है। आज भी भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। भारत में लगातार अव्यवस्थित स्थिति भारत में लगातार अवस्थित इस गरीबी के कारण अनेक कारण है। देखो, भारत में जो गरीबी स्थिति उत्पन्न है उसके अनेक कारण हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कारण व्यापक बेरोजगारी है। यानी कि रोजगार के अवसर ही उपलब्ध नहीं है, लोगों को काम धंधा नहीं मिलता, जिसके कारण बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। और लोगों को कमाई धंधा नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो वो अच्छा सा खाना भी नहीं खा पाते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। वास्तव में आर्थिक विकास की प्रक्रिया सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में असमर्थ रही है और गरीबी तथा अमीरी के बीच की खाई को पाटा नहीं जा सका। ये सभी कारणों से भारतीय लोकतंत्र के लिए गरीबी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो ये भी कारण लिख सकते हो आप कि गरीबी भी भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगला है लैंगिक भेदभाव। तो हमारे देश में कई बार, अब तो फिर भी ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी कई जगह लैंगिक भेदभाव बहुत ज़्यादा देखा जाता है। यानी कि स्त्री और पुरुष में, दोनों में भेदभाव किया जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लड़कियों एवं महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव विद्यमान है। आपको भी हमारे समाज और राजनीति में लैंगिक भेदभाव का अनुभव हुआ होगा। लेकिन हम जानते हैं कि लैंगिक समानता लोकतंत्र का एक सिद्धांत है। लैंगिक समानता क्या है? लोकतंत्र का एक सिद्धांत। यानी लोकतंत्र का एक सिद्धांत है, अगर लैंगिक समानता रहेगी तो ही वो लोकतंत्र सफल हो पाएगा। भारतीय संविधान राज्य पर यह दायित्व डालता है कि पुरुष एवं महिला के बीच समानता हो और महिलाओं के विरुद्ध कोई भेदभाव न हो। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी इस आशय को बहुत स्पष्ट करते हैं। लेकिन लड़कियों के विरुद्ध भेदभाव जीवन की एक सच्चाई है। यह लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात से स्पष्ट प्रतिबिंबित होता है। तो हमें पता चलता है कि लड़कियों के प्रति बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। ठीक है, ये किससे पता चलता है? एक तो लिंग अनुपात, यानी लिंग अनुपात आज भी लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या हमारे देश में कम है। ठीक है, बाल अनुपात यानी जो छोटे बच्चों का लैंगिक अनुपात है, जिसमें महिला और पुरुष यानी कि लड़के और लड़कियों का अनुपात है, उसमें भी लड़कियों की संख्या कम है ना। लड़कियों को या तो गर्भपात करवा दिया जाता है, हालांकि अब तो गर्भपात पर रोक लग गई है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे, है ना, या फिर लड़कियों को होते ही उसको खत्म कर दिया जाता है। तो इस तरह की कई जगह अभी भी लोग अनिरक्षर और अशिक्षित है, वहाँ पर इस तरह की प्रथाएं चलती आ रही है। ठीक है, तो ये भी है जो लोकतंत्र को सफल होने में बाधा उत्पन्न करता है। अगला है जातिवाद। अब देखो, जातिगत भेदभाव है, उसके कारण भी लोकतंत्र प्रभावित होता है ना। कई बार जाति भाई को ही वोट दिया जाता है, उसके काम को नहीं देखा जाता, भाई हाँ ये हमारी जाति का है तो उसको वोट दे दो। ठीक है, तो जातिगत भेदभाव भी देखा जाता है। तो जातिगत भेदभाव के कारण भी हमारा लोकतंत्र ढंग से कार्य नहीं कर पाता, सफल नहीं हो पाता है। जातिवाद लोकतंत्र के मूल तत्वों का विरोधी है। समानता, अभिव्यक्ति एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि हमारे देश में हमें समानता का अधिकार है, अभिव्यक्ति यानी बोलने का अधिकार है, अपने विचारों को रखने का अधिकार है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने, स्वतंत्र मीडिया और प्रेस जैसे मौलिक अधिकारों तथा विरोधी मंचों तक का जातीय पहचान बनाने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। तो देखो, ये जो भी अधिकार हमें दिए गए हैं ना, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका गलत कार्य में उसका उपयोग लिया जा रहा है। जातिवाद सामाजिक आर्थिक असमानता को कायम रखने में भी योगदान देता है। तो जातिवाद क्या करता है? सामाजिक और आर्थिक असमानता को कायम रखता है। ये अगर जाति पाति का भेदभाव जिस समाज में है तो वहाँ सामाजिक समानता नहीं आ पाएगी, वहाँ आर्थिक समानता नहीं आ पाएगी। यानी जिस जाति की सरकार चल रही है उस जाति के लोग तो अमीर होते जाएंगे, उसको अच्छे अच्छे पद मिलते जाएंगे, और जो अलग जाति के लोग हैं उनको उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे पाएगा। अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़ी जातियाँ वर्षों से सामाजिक आर्थिक लाभ से वंचित रही है। हमारे समाज में बहुत असमानता है जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। जाति और राजनीति का घालमेल बहुत चिंताजनक है, जिसके परिणामस्वरूप जाति का राजनीतिकरण और राजनीति का जातिकरण हो रहा है। यानी कि जाति का तो क्या हो गया, राजनीतिकरण हो गया। हाँ, ये जाति राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और राजनीति का जातिकरण हो गया, यानी इस राजनीति में ये जाति के लोग ज़्यादा है। तो इस तरह से ये चलता जा रहा है, जो वर्तमान भारतीय राजनीति में हमारे लोकतंत्र को के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। अगला है सांप्रदायिकता। यह एक धार्मिक समुदाय को दूसरे समुदाय के विरुद्ध करती है। तो धार्मिक जो
धार्मिकता है वो क्या करती है, सांप्रदायिकता क्या करती है कि ये धार्मिक समुदाय को, एक समुदाय से दूसरे समुदाय को विरुद्ध करती है और दूसरे समुदाय को अपना दुश्मन समझती है। ऐसे विचारधारा सांप्रदायिकता कहलाती है। तो सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, तो ये आपको परिभाषा लिखनी है कि ये एक धार्मिक समुदाय को दूसरे समुदाय से विरुद्ध करती है और दूसरे समुदाय को अपना दुश्मन समझती है। हाल ही के वर्षों में सांप्रदायिकता हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन के लिए कई बार गंभीर खतरा साबित हुई है। सांप्रदायिकता भारत की राष्ट्रीय पहचान का निरादर करती है और पंथ निरपेक्ष संस्कृति के विकास मार्ग में बड़ा बाधक है। अगला है धार्मिक कट्टरवाद। धार्मिक कट्टरवाद भी सांप्रदायिक ताकतों को धर्म एवं राजनीतिक दोनों का शोषण करने को बढ़ावा देता है। धार्मिक कट्टरवादी प्रगतिशील सुधारों का कठोरता से विरोध करता है। तो देखो धार्मिक कट्टरवाद क्या करता है कि धार्मिक कट्टरवादी यानी कि किसी धर्म को मानने वाले विशेष व्यक्ति की, बस धर्म के प्रति तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते वो, है ना, वो कट्टर है और दूसरे धर्म के प्रति वो पूर्ण रूप से विरोधी भी है। तो धार्मिक कट्टरवाद भी सांप्रदायिक ताकतों को धर्म एवं राजनीतिक दोनों का शोषण करने को बढ़ावा देती है। वो धर्म का भी शोषण कर रहे होते हैं, साथ में राजनीतिक शोषण भी कर रहे होते हैं। धार्मिक कट्टरवादी प्रगतिशील सुधारों का कठोरता से विरोध करते हैं। जो भी सुधार है, जो समाज को प्रगति करने के लिए जो सुधार किए जाते हैं ताकि समाज में प्रगति हो सके, ऐसे कई समाज में हमारे सुधार हो रहे होते हैं, वो धार्मिक कट्टरता उसके आड़े आती है ताकि वह अपने से अधिक समुदायों पर अपना एक छत्र नियंत्रण स्थापित कर सके। तो ये धार्मिक कट्टरता क्या करती है, जो लोग धार्मिक कट्टर होते हैं वो सुधारों को स्वीकार ही नहीं करते हैं, है ना, वो इसलिए करते हैं, अगर वो सुधारों को स्वीकार कर लेंगे तो उनका दबदबा कैसे बना रहेगा, ठीक है, तो वो खुद ही एक छत्र रूप से अपना नियंत्रण लोगों पर स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए वो सुधार करने ही नहीं देना चाहते। अगला क्षेत्रवाद। भारतीय लोकतंत्र क्षेत्रवादिता से भी संघर्ष कर रहा है। क्षेत्रवाद का मतलब ये हो गया कि वो इस क्षेत्र का व्यक्ति है और वो इस क्षेत्र का व्यक्ति है, ठीक है। तो क्षेत्रवाद भी संघर्ष कर रहा है, जो मुख्यतः विकास के क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानता और संतुलन का परिणाम है। राज्यों के बीच तथा एक ही राज्य के विभिन्न इलाकों के बीच असमान विकास के होने एवं जारी रहने से लोगों में उपेक्षा और पक्षपात की भावना पैदा होती है। ऐसी स्थिति में क्षेत्रवाद पनपा है, जिसके कारण नए राज्यों के निर्माण, स्वायत्तता, राज्यों के अधिकार देने की मांग जोर पकड़ रही है। लगातार क्षेत्रीय असमानता ने हमारे देश के कुछ भागों में उग्रवादी आंदोलन को जन्म दिया है। अगला है भ्रष्टाचार। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार भारत में चिंता का मुख्य विषय रहा है। भ्रष्टाचार, देखो कि भ्रष्टाचार का मतलब होता है भ्रष्ट यानी बुरा आचरण करना, बुरा व्यवहार करना। तो आप कभी भी किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में, नौकरशाही या कोई कारपोरेट क्षेत्र में, तो इन तीनों ही स्तरों पर परोक्ष रूप से इस तरह का भ्रष्टाचार विद्यमान रहता है। या तो वो हमसे कोई रिश्वत मांगेंगे, हमसे बुरा व्यवहार करेंगे, अच्छे से बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारे भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। भ्रष्टाचार राजनीतिक, नौकरशाही एवं कारपोरेट क्षेत्र तीनों स्तरों में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष ढंग से विद्यमान है। भ्रष्टाचार के तारों ने सरकार के सभी अंगों, विशेषतया न्यायपालिका को प्रभावित किया है। इन सबसे ऊपर निर्वाचन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार तथा मतदाताओं को विभिन्न स्तरों पर रिश्वत देना अब एक आम बात हो गई है। वस्तुतः भ्रष्टाचार राजनीतिक अस्थिरता एवं संस्थागत हास्य का प्रतीक है, जो शासन की वैधता एवं औपचारिकता को गंभीरता से चुनौती दे रहा है। अगला है राजनीति का अपराधीकरण। जो भी हमारे राजनीति है उसका क्या हो गया, अपराधीकरण हो गया, यानी राजनीति में अपराध करने वाले लोग भर गए हैं और वो अपने गुंडागर्दी से ही लोगों से वोट लेते हैं और साथ में क्या करते हैं कि अपराधी पद्धतियाँ, है ना, अपराधी स्थितियाँ हमारी राजनीति में पनपने लगी हैं। हाल ही के वर्षों में भारत में राजनीतिक का अपराधीकरण बहस का एक मुद्दा हो गया है। यह आरोप है कि राजनीति में कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों एवं व्यवहार में विश्वास नहीं है, वे हिंसा में लिप्त रहते हैं और चुनाव जीतने के लिए अस्वस्थ एवं अन्य लोकतांत्रिक तरीकों का सहारा लेते हैं। तो ये भी क्या है, एक ना अपराधीकरण है कि आप अलग तरीके से चुनाव जीतने के लिए हिंसा करते हो या फिर कोई गलत तरीके का इस्तेमाल करते हो, तो ये भी एक अपराधीकरण ही है, अपराध कर रहे हो। राजनीति का अपराधीकरण लोकतांत्रिक मूल्यों को नकारता है, यानी कि राजनीति में जो अपराधीकरण हो गया है वो लोकतंत्र के जो मूल्य है, लोकतंत्र की जो नियम है, कायदे कानून है, उसके विरुद्ध है वो, ठीक है। लोकतंत्र कभी नहीं कहता कि आप गलत तरीके से वोट हासिल करो। भाई जनता आपको जो चुन रही है ना, जनता आपको पसंद करती है, आपके कार्य को पसंद करती है, तो अपना आप आपको चुनेगी, है ना। लेकिन लोग भ्रष्ट तरीके से और हिंसात्मक तरीके से चुनाव करवाते हैं या फिर कोई गलत तरीके अपनाते राजनीति में, तो ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। अतः हमें लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाकर अथवा उनको बढ़ावा देकर तथा आपराधिक गतिविधि को नकार कर लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। अगला है राजनीतिक हिंसा।
राजनीतिक उद्देश्य के लिए हिंसा का प्रयोग किसी व्यवस्था के अस्तित्व के लिए खतरा है। भारत में हमने हिंसा के कई रूप देखे हैं। आमतौर पर सांप्रदायिक हिंसा, जातिवादी हिंसा तथा राजनीतिक हिंसा ने गंभीर रूप ले लिया है। राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक कारणों से निहित स्वार्थ के लिए सांप्रदायिक दंगे कराए जाते हैं। जातिवादी हिंसा विभिन्न रूपों में बढ़ती जा रही है। उच्च एवं मध्य जातियों के बीच हितों का गंभीर टकराव एवं उसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए आक्रमण प्रतिस्पर्धा होने लगी है, जो अनेक बार हिंसा को जन्म देती है। अगला है सुधार उपाय। अब देखो, ये जो भी लोकतंत्र के कोई समक्ष जो चुनौतियां है, लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां है, उसमें सुधार कैसे किए जाए, क्या उसका उपाय अपनाया जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने भी इनमें से अनेक चुनौतियों के समाधान हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ में पर्याप्त सुधार हुआ है, जो इस प्रकार है। सार्वभौमिक साक्षरता और सबके लिए शिक्षा। भारतीय संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र की प्रभावी कार्यशीलता हेतु शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकता को पूरी तरह से समझा था। देखो, सार्वभौमिक साक्षरता और सबके लिए शिक्षा, ये भी हमारे लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जरूरी है। अगर निरक्षरता रहेगी तो हमारा लोकतंत्र सफल हो ही नहीं पाएगा। तो सार्वभौमिक साक्षरता यानी सभी के लिए साक्षरता उपलब्ध हो, सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध हो, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता है। तो 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उसके लिए सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। अब तो 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कर दिया गया है, यानी कि 12वीं क्लास तक की जो शिक्षा है वो निःशुल्क दी जाती है। ठीक है, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिया जाता। सरकारी स्कूल सब कुछ उनके लिए फ्री होता है। वर्तमान में साक्षर भारत नामक कार्यक्रम का क्रियान्वयन पूरे देश में हो रहा है। इसका लक्ष्य 15 वर्षों से अधिक आयु वाले सभी वयस्कों को प्रयोजनमूलक साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान बढ़ाना है। इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय संसद ने 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। गरीबी उन्मूलन। अगला है गरीबी उन्मूलन। भारत में गरीबी उन्मूलन हेतु 1970 से ही अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों को 2 श्रेणी में बांटा जा सकता है। देखो, भारत में गरीबी उन्मूलन हेतु 1970 से क्या कर रहे हैं, अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं। ठीक है, और इन कार्यक्रमों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है, इसमें गरीबी को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए साधन या कौशलों या दोनों प्रदान किए जाते हैं, ताकि वे इसका उपयोग कर अधिक आय अर्जित करने में सक्षम हो पाए। तो पहला कार्य तो क्या किया जाएगा कि जो गरीब लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए कुछ साधन उपलब्ध करवाएंगे, कुछ कौशल उपलब्ध करवाएंगे, यानी कुछ उनको रोजगार से संबंधित कुछ स्किल उनको सिखाई जाएगी ताकि उनको रोजगार मिले। तो इससे उसमें कुछ इससे वो कोई आय अर्जित कर पाएंगे। ठीक है, कुछ काम धंधा शुरू कर पाएंगे। गरीबों एवं भूमिहीनों को अस्थायी तौर पर संवैतनिक नौकरी देने के कार्यक्रम भी लागू किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए आजीविका सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष ग्रामीण परिवार को 100 दिन के वेतन सहित रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो इसके अंतर्गत आजीविका को सुरक्षित करने के लिए, यानी कि अपने जीवन चला सके, अपने रोजगार को प्राप्त कर सके, उसके लिए उसको ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के लिए 100 दिन की सवैतनिक, यानी 100 दिन उसको काम दिया जाएगा और उसको उसके लिए वेतन भी दिया जाएगा। अगला है लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन। लोकतंत्र का लक्ष्य तब तक पूरी तरह से प्राप्त नहीं होगा जब तक कि महिला जनसंख्या को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में सभी पहलुओं में शामिल नहीं किया जाएगा। जब तक ये लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो पाएगा। लोकतंत्र के लक्ष्य को हम तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि जो महिला जनसंख्या है उसको हर क्षेत्र में उसको शामिल ना किया जाए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र, उन सभी में उनको शामिल करना पड़ेगा। इसीलिए संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त महिलाओं के विकास हेतु अनेक कानून एवं नीतियां बनाई गई है तथा क्रियान्वय किया गया है। भारतीय संविधान के 73वें व 74वें संशोधन राजनीति में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित हुए हैं। इन संशोधनों ने पंचायती राज संस्थाओं, नगर पालिकाओं और नगर निगमों की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। 2001 में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति को स्वीकार किया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को उत्थान के मार्ग पर अग्रसर करना, विकास और सशक्तिकरण करना है। अगला क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना। जो भी क्षेत्रीय असंतुलन है
है ना, जगह के रूप में, क्षेत्र के रूप में जो भी भेदभाव किया जा रहा है, असंतुलन उत्पन्न किया जा रहा है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो कि पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ी लोग रहते हैं, जहाँ ना ज़मीनी क्षेत्र हो, ठीक है, उनके अंतर्गत जो भेदभाव है, असंतुलन, उसको समाप्त करना। भारत में योजना बनाने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना रहा है। क्षेत्रीय असमानता को घटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों के पिछड़ेपन के विशिष्ट पहलुओं का ध्यान रखने के लिए विगत 2 वर्ष अथवा 3 दशक में केंद्र द्वारा प्रयोजन कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। जनजाति विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम एवं रेगिस्तानी विकास कार्यक्रम। यद्यपि अविकसित इलाकों के विकास का कार्य एवं राष्ट्रीय दायित्व है, लेकिन राज्य एवं स्थानीय नेतृत्व की भी अहम भूमिका होती है। जब तक स्थानीय नेतृत्व राजनीतिक नौकरशाही एवं बुद्धिजीवी संबंधी क्षेत्र की जनता के साथ शेयर स्थापित विकास को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक अच्छे परिणाम मुश्किल से आएंगे। यानी कि राजनीतिक क्षेत्र क्या करेगा, जो भी जनजाति कोई विकास कार्यक्रम नहीं चलाएगा, पहाड़ी क्षेत्र के विकास कार्यक्रम है, सीमा क्षेत्र के विकास कार्यक्रम है, ठीक है, इस तरह का कार्यक्रम चलाता है, तो ये इनके पिछड़ेपन के विशिष्ट पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, किसी क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि उनका विकास हो पाए। यद्यपि अविकसित इलाके के विकास का कार्य एक राष्ट्रीय दायित्व भी बनता है, लेकिन राज्य एवं राजनीतिक नेतृत्व की भी अहम भूमिका होती है। उस समय उस राज्य की भी, देखो राष्ट्रीय स्तर पर तो होता ही है, लेकिन उस राज्य की भी अहम भूमिका है। उसका जो स्थानीय नेतृत्व है, स्थानीय सरकार है, वो भी उस क्षेत्र में, उस इलाके में विकास करे, ये भी उसका भी ये दायित्व बनता है। जब तक स्थानीय नेतृत्व राजनीतिक नौकरशाही एवं बुद्धिजीवी संबंधित क्षेत्र की जनता के साथ शेयर आधारित विकास को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक अच्छे परिणाम मुश्किल से आएंगे। यानी कि जो स्थानीय सरकार होती है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, मान लो ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायत समितियां है, पंचायत है, वहाँ की सरकार है, ठीक है, वो स्थायी रूप से वहाँ के लोगों को के लिए विकास के लिए काम नहीं करेगी, तब तक अच्छे परिणाम सामने नहीं आएंगे। यानी सरकार, राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार है, वो राज्य स्तर पर सरकारों को कुछ अनुमति दे देगी कार्य करने के लिए, कुछ उनके लिए बजट भेज देगी। अब राज्य स्तर की सरकार है, वो ग्रामीण क्षेत्रों के स्तर पर, शहरी क्षेत्र के स्तर पर वो बजट उनके लिए भेज देगी ताकि वो वहाँ के क्षेत्र में विकास कर सके। लेकिन अगर उनमें भ्रष्टाचारी है, उस क्षेत्र में भ्रष्टाचारी है राजनीतिक क्षेत्र पर, तो फिर लोगों का विकास वहाँ पर नहीं हो पाएगा। अगला है प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार। उपयुक्त सभी सुधारक उपायों की सफलता प्रशासन की प्रभावी कार्य क्षमता एवं न्यायिक व्यवस्था के स्वतंत्र एवं न्याय संगत होने पर निर्भर करती है, लेकिन दोनों के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। सार्वजनिक प्रशासन का कार्य निष्पादन विगत कुछ वर्षों से सूक्ष्म परीक्षण के दायरे में आया है। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, अक्षम कार्यशीलता, अपव्यय एवं नागरिकों की निसंदेह भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र एवं तटस्थ रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही सरकार के एजेंडों में प्रशासनिक सुधार का मुद्दा लगातार रहा है। इस संबंध में कई आयोग एवं समितियां गठित की गई है, लेकिन उनके सुझावों को पूर्ण रूप से लागू न करने के कारण कोई सुधार नहीं हो सके हैं। देखो, प्रशासनिक रूप से, न्यायिक रूप से सुधार करने के लिए प्रशासन में, ताकि प्रशासन में भ्रष्टाचार कम हो, कार्यशीलता अच्छी हो, अपव्यय कम हो, यानी फालतू का खर्चा कम हो, ठीक है, नागरिकों को निसंदेह भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से, तटस्थ रूप से उनको न्याय दे पाए। इनके लिए स्वतंत्रता के बाद में कई तरह के एजेंडे बने हैं। सरकार ने कई तरह के नियम कानून बनाए हैं, कई तरह के सुझाव बनाए हैं, कई तरह के आयोग और समितियाँ उन्होंने गठित की हैं, ठीक है, फिर भी सुधार नहीं हो पाया है। इसका कारण क्या है? क्योंकि लोग उन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है, इस वजह से ये हो रहा है। इन आयोगों और समितियों ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें की, जैसे प्रशासन को उत्तरदायित्व तथा नागरिकों के प्रति मैत्रीपूर्ण बनाए रखना। जो भी प्रशासन है उसको उत्तरदायित्व, यानी प्रशासन को जो है उन्होंने उत्तरदायित्व यानी कर्तव्यशील बनाया है, साथ में नागरिकों के प्रति उनका मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो, ये बनाए रखना। गुणवत्तापूर्ण शासन क्षमता बढ़ाना, शासन में लोगों की भागीदारी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण एवं हस्तांतरण, प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, लोक सेवकों में कार्य निष्पादन एवं ईमानदारी को उन्नत करना, प्रशासन में राजनीतिकता या नैतिकता, प्रशासन में नैतिकता को बढ़ाना। अगला है ई गवर्नेंस के लिए तैयार करना। अब देखो, आजकल जो गवर्नमेंट है वो सारी डिजिटल हो चुकी है, हर कार्य डिजिटल होने लगा है, तो उसके लिए भी लोगों को तैयार करना। अगला है दीर्घकालीन विकास। यदि भारत
तो दीर्घकालीन विकास में क्या आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय ये विकास लंबे समय तक, दीर्घकालीन लंबे समय तक उसका विकास हो पाए। यदि भारत दीर्घकालीन विकास के मार्ग पर चले तो यहाँ का लोकतंत्र सभी प्रकार की चुनौतियों का पर्याप्त उत्तर दे सकता है। करोड़ों लोगों की वर्तमान एवं भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखे बिना विकास का कोई परिणाम लोकतंत्र को बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता। यानी कि जब कोई विकास करता है देश तो वो भविष्य को भी ध्यान में रखता है, ठीक है, तो करोड़ों लोगों के भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखता है और तब वो विकास करने के लिए कार्य करता है, तभी उसके लोकतंत्र के अच्छे परिणाम निकल के सामने आते हैं। विकास हमेशा मानव केंद्रित होना चाहिए और सभी लोगों की जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की ओर निर्देशित होना चाहिए। इसको गरीबी, अज्ञानता, भेदभाव, रोग तथा बेरोजगारी को हटाने पर केंद्रित होना चाहिए। विकास प्रक्रिया का उद्देश्य दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास होना चाहिए। अगला है लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका। सामान्यतः यह समझा जाता है कि सरकार लोगों पर शासन करती है और लोगों को उसकी सत्ता का आदर करना चाहिए और लोग शासित होने के लिए ही है। लेकिन क्या आप ये नहीं सोचते कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता? देखो, सामान्य ये समझा जाता है कि सरकार क्या करती है, सरकार लोगों पर शासन करती है और लोगों की उनकी सत्ता को स्वीकार करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, ठीक है। तो अधिकतर ये समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है ना। लोकतंत्र ऐसा नहीं कहता है। लोकतंत्र तो क्या कहता है कि सरकार किसकी बनी हुई है, जनता के द्वारा बनी हुई है और जनता ने बनाई है और जनता के लिए कार्य करने के लिए बनाई है, ठीक है। भारत जैसी लोकतांत्रिक प्रणाली में नागरिकों को न तो निष्क्रिय और न ही शासित समझना चाहिए। तो भारत तो कैसा है, भारत तो लोकतांत्रिक प्रणाली है, यहाँ पर तो लोगों द्वारा जनता सरकार चुनी जाती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में नागरिकों को न तो निष्क्रिय समझना चाहिए और न ही उसको शासित समझना चाहिए कि भाई हाँ, हम तो शासन करने वाले हैं और ये हमारे गुलाम हैं, ये जनता हमारे गुलाम है, हम इस पर शासित करेंगे और जनता सिर्फ निष्क्रिय है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जनता को भी पूर्ण रूप से अधिकार है मुद्दे उठाने का, है ना, समस्याओं को बताने का। वास्तव में लोकतंत्र तभी सफल, मुक्तर एवं बेहतर हो सकता है जब उसके नागरिक अपनी सोच और व्यवहार में बुनियादी मूल्य जैसे समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, जवाबदेही एवं सभी के लिए आदर को आत्मसात में प्रतिबिंबित करें। उन्हें अपनी वांछित भूमिकाओं के अवसर को समझना चाहिए एवं लोकतंत्र के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। अगला है नागरिकों की भूमिका के अवसर की समीक्षा। हमारे देश में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकतांत्रिक सरकार चलाई जाती है। इन सिलसिले में भारत का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय स्तरों पर कार्यरत सरकारों के काम करने के ढंग के लिए उत्तरदायी है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और उसे अपनी भूमिका के प्रत्येक अवसर का उपयोग करना चाहिए। अगला है नागरिकों की भूमिका के लिए महत्वपूर्ण अवसर निम्नलिखित है। भागीदारी। सार्वजनिक जीवन में भागीदारी करना नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस तरह की भागीदारी करने के अवसर चुनावों में अपने मताधिकार को प्रयोग करते समय सभी नागरिकों को मिलता है। लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी मात्र चुनावों में मतदान करने या चुनाव की अन्य प्रक्रिया में भाग लेने तक ही सीमित नहीं है। राजनीतिक दलों या स्वतंत्र गैर सरकारी संगठनों के सदस्य के रूप में काम करने की भी भागीदारी है। गैर सरकारी संगठनों को सिविल सोसाइटी संगठन भी कहते हैं। ऐसे संगठनों और जन आंदोलन विभिन्न मुद्दों के संबंध में लोगों के बीच राजनीतिक जागरूकता फैलाते हैं। व्यवस्था को उत्तरदायी बनाना। राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी करना ही पर्याप्त नहीं है, नागरिकों को लोकतांत्रिक व्यवस्था को उत्तरदायी एवं अनुकूल भी बनाना चाहिए। नागरिकों के लिए आवश्यक है कि वे सांसदों, राज्य विधायकों के सदस्यों, पंचायती राज की संस्थाओं, नगरपालिकाओं एवं नगर निगमों के प्रतिनिधियों को उत्तरदायी बनाएं। 2005 में चुनाव का अधिकार अधिनियम द्वारा प्रदान किया गए साधनों के उपयोग से नागरिक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। तो देखो, ये जो भी संस्था है, चाहे वो नगरपालिका हो, नगर निगम हो, है ना, उनको उत्तरदायी बनाया जाए, जनता के प्रति उनको उत्तरदायी बनाया जाए। और 2005 में सूचना का जो अधिकार दिया गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम प्रदान किया गया है, उसमें साधनों के उपयोग में नागरिकों की प्रभावी भूमिका होनी चाहिए। नागरिकों पर जनता से जुड़े मुद्दों के बारे में सूचना प्राप्त करने का उत्तरदायी अपनी सत्ता का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, इसे ध्यान में देखने का भी दायित्व होता है और वे अपनी राय एवं हितों को व्यक्त भी कर सकते हैं। जब नागरिकों को लगता है कि सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है, तब वे इस विषय पर मीडिया के द्वारा सवाल उठा सकते हैं। जब नागरिकों को लगता है कि सरकार ने जो वादा किया था, उस वादे के ऊपर वो अपने जो है
उन वादों को वो पूरा नहीं कर पा रही है ना, तो वो मीडिया के जरिए जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, अखबार है ना, उनके जरिए वो उन पर आवाज़ उठा सकती है। अगला है दायित्वों की पूर्ति। प्रत्येक नागरिकों को ये स्वीकार करना चाहिए कि स्वतंत्रता सभी की निरपेक्ष नहीं होती, कभी भी निरपेक्ष नहीं होती। स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। यदि आपको कुछ कार्य करने के अधिकार प्राप्त होते हैं तो आपका ये दायित्व भी है कि आप ये सुनिश्चित करें कि आपको कार्यों से दूसरे के अधिकार प्रभावित न हो। देखो, स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। अगर आपको कुछ कार्यों को करने का अधिकार मिला हुआ है तो आपको भी ये देखना है कि आपके कार्यों से किसी दूसरों के अधिकार प्रभावित न हो पाए। सुरक्षात्मक उपायों के क्रियान्वयन के लिए सकारात्मक भूमिका। लोकतंत्र में के सफल संचालन के लिए नागरिकों की भागीदारी जरूरी है। चुनौतियों का सामना करने के लिए सुधारात्मक उपाय तभी क्रियान्वित हो सकते हैं जब नागरिक सकारात्मक भूमिका निभाएं। नागरिकों को कानून का आदर और हिंसा को परित्याग करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को अपने से नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और अपनी मानवता पर गर्व करना चाहिए। जब आप अपनी राय व्यक्त करते हैं तो आपको अन्य लोगों के विचारों की भी सुनना चाहिए। जब आप अपनी राय व्यक्त करते हैं तो दूसरे का भी विचार आप सुनो, चाहे लोगों का मत आपसे भिन्न ही क्यों न हो। प्रत्येक का यह अधिकार होता है कि उसे सुनना चाहिए। लोकतंत्र में आपसी सहयोग की जरूरत होती है। प्रत्येक व्यक्ति जो शांतिपूर्ण तरीके से भाग लेने का इच्छुक होता है और अन्य लोगों का सम्मान करता है, उसे यह अधिकार होना चाहिए कि सरकार देश को किस प्रकार चला रही है और उस बारे में अपनी राय दे सके। ये भी महत्वपूर्ण है कि नागरिकों को अपनी राय बनाना बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र में यदि आप अपनी राय नहीं बनाते तो उसका यह भी मतलब हो सकता है कि आप उस निर्णय से सहमत हैं जिन्हें आप अनुचित मानते हैं। अगर कोई राजनीति है, ठीक है, लोकतंत्र में अगर आप अपनी राय नहीं बना पाते क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो गलत हो रहा है उसके प्रति भी आप सहमत हो। ठीक है, तो राय बनाना जरूरी है। तो अपने सरकार के प्रति राय बनाइए, आपकी सरकार कैसा कार्य कर रही है उसके प्रति राय बनाइए और राय बनाकर अपने राय को यानी अपने सुझावों को व्यक्त कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है एक सफल लोकतंत्र के लिए। तो ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी जरूर करें और आपके कमेंट्स भी जरूर लिख के भेजें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।